अपने डीएसए सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके जितने भी ऑपरेशंस होंगे सारे की एल्गोरिदम्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या इस टॉपिक को हम लोग बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जुड़े जो आपको समझना ज़रूरी है। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। सोर्स कोड, नोट्स, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो यार समझते हैं ट्री क्या होता है और फिर हम उसको आगे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि ट्री क्या होता है। अगर ट्री की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये हमारे पास इसको बोलते हैं नोड्स। ये हमारा नोड है और उसके नीचे बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। इसके टर्मिनोलॉजीज भी अलग अलग हम लोग समझेंगे, क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, अलग बात है। बट ये जो ट्री होता है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक जितने हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो लीनियर पढ़े हैं, बट ये है नॉन लीनियर। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या है। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर समझाने के लिए भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं एग्जांपल लूंगा। लीनियर का मतलब है जैसे आपने बहुत सारे लोग को लाइन से खड़ा कर दिया। अब लाइन से खड़ा दिया मतलब उसमें जो डेटा है या उसमें जो एलिमेंट्स है वो सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज हैं, एक के बाद एक के बाद एक बार, तो उसको बोलेंगे लीनियर या सीक्वेंशियल। लेकिन नॉन लीनियर हायरार्किकल अरेंजमेंट जो होता है या इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियरली नहीं अरेंज होते हैं। ठीक है, वो किसी हायरार्किकल मैनर में अरेंज होते हैं, उसी को हम बोलते हैं, या किसी और मैनर में अरेंज हो सकते हैं। बट ट्री है ये नॉन लीनियर है, मतलब डेटा इसके एलिमेंट्स एक के बाद सीक्वेंशियल नहीं होंगे। लिंकिंग होगी ऑब्वियसली बात है, बट सीक्वेंशियल मैनर में नहीं होंगे, इसलिए नॉन लीनियर या लीनियर फैशन में नहीं होंगे। ये जो होंगे वो हायरार्किकल फैशन में होंगे, जो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हो, एक के बाद एक नहीं आएंगे। एक को बोलेंगे हम पेरेंट एंड फिर उसके नीचे चाइल्ड्स आएंगे एंड फिर उसके नीचे चाइल्ड्स आएंगे। तो ये इस मैनर में हमारे पास डेटा या इस मैनर में डेटा हमारे पास अरेंज होंगे, एलिमेंट्स अरेंज होंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन लीनियर हायरार्किकल। ठीक है, नॉन लीनियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर या डेटा स्ट्रक्चर। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लीनियर एंड नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। एंड ट्री जो फॉलो करता है वो नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अब इसको डिफाइन करें तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि ट्री जो है वो कई सारे नोड्स का कलेक्शन है। अब नोड्स मीन्स क्या? नोड्स मीन्स कि ये जो पार्ट है, जैसे ए है ये एक नोड है, बी है ये एक नोड है, सी भी एक नोड है। नोड मतलब डेटा और दोनों नोड या दो नोड्स के बीच में लिंक का कनेक्शन है, उसको स्टोर करेंगे ये हमारे नोड्स। ठीक है, मतलब डेटा पार्ट एक्चुअली यही है। जैसे हम लोग लिंक लिस्ट लेते थे तो उसमें एक डेटा पार्ट होता था, तो नोड्स के अंदर डेटा स्टोर होता है हमारा, एंड देन उसके नेक्स्ट जो चाइल्ड्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है बेसिकली। तो नोड्स ये है, नोड्स ये है, नोड्स ये है, नोड्स। तो हमारे ट्री में बहुत सारे नोड्स होंगे एंड हर नोड्स को या हर दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए एजेस होंगे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एजेस है, ये एज है हमारी, ये एज है, ये एज है। तो अब इस चीज़ को समझो आप कि यहाँ पे जो एज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो एज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली एज है, वो क्या कर रही है, ए को और सी को कनेक्ट कर रही है ये वाली एज, इसीलिए ये एज है। मतलब एज जितनी भी होंगी एजेस वो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे होंगे, मतलब नोड्स जिसके अंदर डेटा पार्ट होगा एंड दो डेटा पार्ट या दो नोड्स को कनेक्ट करने का जो रास्ता या जो कनेक्ट करने की लिंकिंग है उसको हम लोग एजेस बोलते हैं। तो ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टर्म को आप समझोगे तो आप अच्छे समझ पाओगे। इसको बोलेंगे ये सारे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स हैं, ये सारे हमारे नोड्स हैं, ये भी नोड। अब मैंने नोट्स लिख दिया मतलब सबके लिए लिख दिया। एंड ये जो है वो एज है, ये है एज है, दैट मीन्स ऐसी चीज़ जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है। इवन अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये भी हमारे लिए एज होगी। ठीक है, ये भी एज है एक, या इसकी और इसकी बात करें तो ये हमारे लिए एक एज है। बात को समझना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें डिफाइन करूँ व्हाट इज अ ट्री, तो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन ऑफ नोट्स, कई सारे नोट्स का कलेक्शन है, वही हमारा ट्री है। या ऐसे भी बोल सकते हो ट्री कंसिस्ट ऑफ नोट्स, कनेक्टेड बाय एजेस, कनेक्टेड बाय एजेस। ठीक है, तो जितनी भी ट्री होंगी वो सारी कनेक्टेड होंगी एजेस के थ्रू, ये चीज़ याद रखिएगा। यही हमारी एक्चुअली ट्री की डिफिनेशन होती है। ट्री सिंपली कलेक्शन ऑफ नोट्स, कई सारे नोट्स का कलेक्शन, लेकिन जो नोट्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे एज के थ्रू। अब एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो ट्री आपकी स्टार्ट होगी, जो भी ट्री स्टार्ट होती है हमेशा रूट नोड से स्टार्ट होती है, मतलब जो सबसे पहला नोड होता है वो हमारा रूट नोड होता है। तो ये वाली स्टार्टिंग नोड है, इसको हम बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रूट नोड। ये भैया हमारा सबसे घर का मुखिया है, सबसे
पुराना कह सकते हो, सबसे पहला नोड है ट्री का, इसी को हम बोलेंगे रूट नोड। बाकी सारे जो होंगे वो चाइल्ड नोड्स होंगे। ये सारे जो हैं ये BCDEFGHI वो सारे हमारे चाइल्ड नोड्स हैं, हमारे चाइल्ड नोड्स हैं। इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, कुछ लीव्स नोड होते हैं या उन्हीं को हम टर्मिनल नोड्स बोलते हैं, कुछ इंटरनल नोड्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं या आपसे कोई पूछता है कि ट्री क्या होता है, तो ट्री एक पहले तो ये वाली डिफिनीशन, नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, देन अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। जो फर्स्ट नोड होगा ट्री का वो रूट नोड होगा, तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड ये हमारा थर्ड पॉइंट। अब इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, मतलब पेरेंट चाइल्ड मतलब ये जो रूट नोड है इसके दो चाइल्ड हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, बी और सी इसके चाइल्ड हैं। और अगर बी का पेरेंट बोले तो बी का पेरेंट ए है और सी का पेरेंट ए है, ठीक है। इसी तरह डी का पेरेंट बी है और ई का पेरेंट भी बी है। बी के दो चाइल्ड हैं डी और ई, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है आपके पूरे ट्री स्ट्रक्चर में, बहुत सारा आपको ये देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि ट्री के बारे में, नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, कनेक्टेड नोड्स होंगे कलेक्शन ऑफ नोड्स होंगे कनेक्टेड बाय एजेस। साइकिल नहीं बननी चाहिए ट्री में नो साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नो साइकिल। अब साइकिल क्या होता है, ये चलाने वाली साइकिल की बात नहीं हो रही, बट हाँ कुछ ऐसा ही है, समझिएगा। साइकिल नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ये इसका पेरेंट है, आप ऐसा सोचो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी एफ का पेरेंट है या एफ सी का चाइल्ड है और उल्टा भी, ठीक है, मतलब एफ को हम पेरेंट और चाइल्ड सी का दोनों नहीं बना सकते, तो ऐसा साइकिल नहीं बननी चाहिए, या ये नोड इससे नहीं कनेक्ट होना चाहिए ये, क्योंकि इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ए सी का पेरेंट है, एफ सी का पेरेंट है, ए सी का पेरेंट है, सी एफ का पेरेंट है, और फिर यहाँ पे ए एफ का पेरेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे पूरी साइकिल बन गई, तो ये नहीं पॉसिबल है। चलो यार, अब देखते हैं कि ट्री को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और हमें क्यों सीखना ज़रूरी भाई। ट्री को आप बहुत बार यूज़ करते हो एंड बहुत सारे ऐसा रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं जो आप बाय डिफॉल्ट यूज़ करते हो, आपको पता ही नहीं। जैसे आपकी फैमिली की हायरार्की, आपके ग्रैंड फादर हैं, फिर आपके फादर हैं, फिर आप हो, वो भी एक ट्री होता है, ठीक है। तो ट्री को आप इनडायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हो। मैंने बताया ना आपके पूरी फैमिली की हायरार्की, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। ऐसे ही आप अपने फाइल सिस्टम में आपको बहुत सारी मूवीज़ रखनी होती हैं, बहुत सारी मूवीज़ रखनी है। अब आप क्या करते हो, मूवीज़ हॉलीवुड भी हैं, बॉलीवुड भी हैं, अलग अलग तरह की मूवीज़ हैं, तो उनका जो कैटेगराइजेशन है उसको भी आप ट्री के हिसाब से करते हो। कैटेगराइजेशन अब इसका मतलब क्या है, कैटेगराइजेशन मीन्स जो कैटेगरीज होंगी उन कैटेगरीज को आप ट्रीज़ के हिसाब से डिवाइड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारी मूवीज़ रखनी है, देन उसमें एक्शन मूवीज़ भी हैं, उसमें हॉलीवुड मूवीज़ है, बहुत सारी हैं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक मूवीज़ नाम से फोल्डर बनाते हो, एक मूवीज़ नाम से आपने फोल्डर बना लिया, दिस इज़ अ मूवीज़ फोल्डर। फिर आप क्या करते हो, इसके अंदर दो फोल्डर आप और बना लेते हो, एक बॉलीवुड वाली भाई हम अलग रखेंगे, बॉलीवुड वाली हम अलग रखेंगे। तो बॉलीवुड वाली जो आपने अलग बनाई है ये उसके अंदर फोल्डर है, दैट मीन्स ये इसका चाइल्ड है एक, ठीक है। फिर आपने एक हॉलीवुड वाली अलग बना लिया फोल्डर, अब ये उसका दूसरा चाइल्ड है। दैट मीन्स अगर ट्री जो मैंने आपको दिखाया ऊपर उसको समझो तो ये हमारा रूट नोड हो जाएगा, ये हमारा रूट नोड हो जाएगा एंड ये इसके दो चाइल्ड हैं। फिर अब बॉलीवुड में भी हमारे एक्शन मूवीज़ हैं, तो लेट्स सपोज कि हमने एक एक्शन का अलग से फोल्डर बना दिया, एक्शन मूवीज़ का अलग से फोल्डर बना दिया, ये इसका चाइल्ड है। देन हमने रोमांटिक मूवीज़ का अलग बना दिया, रोमांटिक का अलग फोल्डर बना दिया, ये दूसरा चाइल्ड है। कॉमेडी मूवीज़ का हमने अलग फोल्डर्स बना दिए, एक इधर कॉमेडी ले लो, कॉमेडी, तो ये इसका फोल्डर बन गया, इसका अलग फोल्डर बन गया। तो हुआ क्या कि आपने इस बॉलीवुड के भी तीन चाइल्ड बना दिए, तीन चाइल्ड मतलब एक कॉमेडी, एक्शन एंड रोमांटिक। इसी तरह हॉलीवुड को भी कैटेगराइज कर लिया एंड देन इसके अंदर अपनी सारी मूवीज़ रख दी, मूवी 1, मूवी 2, फिर इसकी भी मूवी 1, मूवी 2, ऐसा करके आपने कैटेगराइजेशन पूरा कर लिया। तो ये जो आपने पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया है सो दैट हम मूवीज़ को बहुत आसानी से पहचान सकें या आसानी से ढूंढ सकें, बेसिकली आसानी से हम उस कैटेगरी को शॉर्ट कर सकें, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें बहुत आसानी से कम समय में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हॉलीवुड की मूवीज़, एक्शन मूवीज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे आओगे डायरेक्टली मूवीज़ में आओगे, देन हॉलीवुड में चले जाओगे। इससे होगा क्या कि आपके इतने मूवीज़ पहले से ही हट गए, अब आपको सर्च सिर्फ हॉलीवुड में करना है। इसी तरह आपको बॉलीवुड सर्च करनी है तो आप मूवीज़ में सारी मूवीज़ नहीं देखोगे, डायरेक्टली आप बॉलीवुड वाले फोल्डर के अंदर आ जाओगे, आधी मूवीज़ आपने ऐसे ही छोड़ दी। उसके बाद अगर आपको इसमें भी एक्शन ढूंढना है तो आप एक्शन वाले फोल्डर के अंदर आ जाओगे, कॉमेडी और रोमांटिक के सारा वैसे ही कॉम्बिनेशन हट गया कि भैया उसको ढूंढना ही नहीं। तो ऑपरेशंस बहुत आसान हो जाते हैं ट्री के फॉर्म में। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ और आप समझ पाओगे। एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो सिस्टम में फाइल, आपके विंडोज सिस्टम में या किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हो फाइल सिस्टम वो भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, फाइल सिस्टम। और इवन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मूवीज़ वाला फोल्डर मैंने आपको बताया था और आप बना रहे थे, वो भी तो फाइल सिस्टम ही था। फोल्डर बना रहे थे, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो भी आप फाइल सिस्टम में अंदर काम कर रहे थे। तो इसमें भी अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले हमारे पास होता है सी ड्राइव। ठीक है, सी ड्राइव इज़ अ रूट ऑफ योर, ये हमारा रूट नोड है, रूट ऑफ योर फाइल सिस्टम। तो सी ड्राइव हमारा रूट नोड है। देन उसके अंदर आपके पास क्या होता है, यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स आपने देखा होगा अगर, तो यूज़र्स नाम से एक फोल्डर होगा जिसके अंदर एक्चुअली आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे यूज़र्स होंगे, वहाँ पे पब्लिक होगा। देन अगर दुर्गेश यूज़र है तो दुर्गेश होगा। ऐसा करके हमारे पास यूज़र्स नाम से फोल्डर होगा, इसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स होंगे। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो एक यूज़र है, मान लो दुर्गेश पीसी। ठीक है, दुर्गेश पीसी, तो एक यूज़र है जो एक्चुअली करेंटली एक्टिव है, चल रहा है। ऐसे ही मैक वगैरह में भी होता है। उसके बाद और भी यूज़र्स हो सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक हमारे पास है यूज़र अमन, तो यहाँ पे एक अमन नाम से भी यूज़र हो सकता है, अमन नाम से भी यूज़र, ऐसे करके मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। देन दूसरे फोल्डर हमारे पास इस रूट का एक और चाइल्ड होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे पास होता है प्रोग्राम फाइल्स। अगर याद हो आपको, अगर आपने कभी विंडोज़ फाइल को एक्सप्लोर किया है, विंडोज़ की सी ड्राइव को एक्सप्लोर किया हो तो एक इसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ऐप 1, जावा वगैरह इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। फिर आपके पास ऐप 2 होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। एंड देन आपने नोटिस किया हो तो सी ड्राइव के अंदर हमारे पास और भी फोल्डर्स होते हैं, जैसे टेम्प नाम से एक फोल्डर होता है। ठीक है, सो देयर इज़ अ टेम्प नाम से फोल्डर होता है, विंडोज़ नाम से फोल्डर होता है। तो वो सारे इसी हमारे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, जिससे कि विंडोज़ को भी आसान हो किसी फाइल को सर्च करना, आसानी से वो सर्च कर सके एंड कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली कम हो। ऐसा ना हो कि भाई किसी एक फाइल को सर्च करना है, वो पूरे ही जितनी फाइल हैं सारे फाइलों को सर्च कर रहा है, तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई ऐसी फाइल है, क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो सर्च करना है, तो डायरेक्टली सी ड्राइव में जाएगा, बाकी ड्राइव छूट जाएंगे। उसके बाद यूज़र्स में नहीं जाएगा, टेम्प में नहीं जाएगा, डायरेक्टली प्रोग्राम फाइल्स में आएगा, तो यूज़र की सारी फाइलें टेम्प वाली फाइलें छूट जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत आसान हो जाएगा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ और आप सुन के आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप यूज़ करते हो और आपको पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हो HTML और XML डॉक्यूमेंट्स, HTML एंड XML डॉक्यूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, ब्राउज़र उन्हें ट्री के फॉर्मेट में ही पार्स करके एंड देन रेंडर करता है, जिसको हम लोग डॉम ट्री बोलते हैं। XML डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेब पेज जो हम बनाते हैं, यूजर्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट हायरार्की ऑफ द XML एंड HTML एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, सबसे टॉप पे हमारा होता है HTML। जब आप लिखते हो ना तो HTML टैग होता है, वो सबसे टॉप पे होता है, उसको हम बोलते हैं रूट टैग। तो आप भी HTML जो आप लिखते हो, दिस इज़ अ रूट टैग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ये हमारा रूट टैग है। देन उसके अंदर आपके पास 2 चाइल्ड्स होते हैं, एक हेड होता है। ठीक है, ये उसका पहला चाइल्ड, हेड के अंदर आप टाइटल वगैरह लिखते हो। देन आपके पास एक बॉडी नाम से दूसरा टैग होता है। ठीक है, ये बॉडी नाम से दूसरा टैग होता है, ये इसका चाइल्ड है। और फिर इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एक टाइटल टैग आप यूज़ कर सकते हो। फिर टाइटल के अलावा आप यहाँ पे लिंक टैग यूज़ कर सकते हो, एन नंबर ऑफ लिंक्स टैग्स यूज़ कर सकते हो। देन आप स्क्रिप्ट टैग्स यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग्स को आसानी से यूज़ कर सकते हो। एन नंबर ऑफ आप चाइल्ड टैग्स यूज़ कर सकते हो। बॉडी के अंदर आप डिव यूज़ कर सकते हो, एक नहीं मल्टीपल डिप्स यूज़ कर सकते हो, H1 यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या रखना चाह रहे हो उस हिसाब से आप लिखते हो। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्राउज़र भी इसे समझता है, देन एक डॉक्यूमेंट ट्री बनाता है, फिर रेंडर करता है चीज़ों को। ठीक है, आई थिंक समझ गए मेरी बात। हम लोग भी लिखते हैं, तो जो हम लिखते हैं वो कुछ उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसीलिए वेब पेजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट हायरार्की ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब आजकल देखो मशीन लर्निंग वगैरह में भी ये ट्रीज़ यूज़ होते हैं। मशीन लर्निंग वगैरह में जो डिसीजन ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डिसीजन ट्रीज़ उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो हाँ समझ जाओगे कैसे काम होता है। ठीक है, कैसे काम होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ट्रीज़ होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। तो जितने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क, उसमें डिसीजन ट्रीज यूज होती हैं डिसीजन मेक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का कोई एग्जांपल हो, तो उसमें क्या होता है, जो नोड्स हमारे होते हैं, ठीक है, जो नोड्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कंडीशंस को, वो रिप्रेजेंट करेंगे कंडीशंस को। अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह सीखोगे फ्यूचर में तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो जितने नोट्स आप बनाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा नोट्स है, दैट विल रिप्रेजेंट अ कंडीशन। और जो लीफ नोट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे डिसीजन को, ठीक है, आउटकम या डिसीजन। जितने लीफ नोट होंगे, लास्ट वाले लीफ नोट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लीफ नोड है, दिस इज लीफ नोड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा लीफ नोड। जितने भी लीफ नोड होंगे, लीफ नोड जितने भी होंगे वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे आउटकम को, मतलब एक्चुअली आउटपुट को, आउटकम या फिर डिसीजन को, कि क्या भैया डिसीजन है फाइनल, डिसीजन वाइज। तो ये पूरी ट्री बनती है एंड फिर ट्री के हिसाब से चीज़ों को पार्स किया जाता है एंड फिर आउटकम्स निकाले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडीशन, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि ये दो आउटकम है O1 एंड O2। अब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 तो ये आउटकम आ जाएगा, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 2 तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगती जाती है, उसी हिसाब से हमें कंडीशंस मिलते जाते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको गिना रहा हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो यूज़ होते हैं, जो ट्री को यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए। एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिकली दिखाए और समझाए, ऐसे ऐसे ट्रीज यूज़ होते हैं काम करने के लिए। इनमें जो ऑपरेशंस होता है वो बहुत कॉस्टली नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एरे लिंक लिस्ट, क्योंकि बार बार आपको लूप नहीं लगाना। आप कोई सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे देखो बाइनरी सर्च ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है एज़ कम्पेयर टू बबल या एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट्स नहीं सर्च करते हैं, यहाँ पे हम आधा हटा देते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ करने हैं। एक्चुअली अगर हमें ट्रीज को समझना है एंड पढ़ना है तो वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइट हो गया, पेरेंट चाइल्ड, एंसेस्टर्स एंड बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं काम करने के लिए ट्रीज में। तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ट्री बना लिया एंड इस ट्री के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। अब अगर आपको ट्री अभी भी नहीं समझ में आ रही तो ये जो देख रहे हो ये नोट्स हैं, यहाँ पे एक्चुअली हमारे डेटा आएंगे, तो ये हमारे नोट्स हैं एंड इन नोट्स को हमने एजेस से कनेक्ट कर दिया, यही हमारी ट्री हो जाएगी। ट्री को हम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इसका जो ये जो डायमेंशन है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। बट हम पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो समझने की बात है दैट इज़ एक्चुअली अ रूट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ रूट। रूट क्या होता है, एंड सही से बोलें तो रूट नोड जो होता है वो सबसे पहला ट्री का जो फर्स्ट नोड होता है दैट इज़ अ रूट नोड, या फिर ऐसे बोलें कि जो टॉप मोस्ट नोड है दैट इज़ अ रूट नोड। अब इस ट्री की बात करें तो ए इज़ अ रूट नोड, सबसे पहला रूट नोड है, इसीलिए ए रूट नोड है। ऐसे बहुत सारी ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला नोड है वो रूट नोड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ को आपको बार बार ना बताना पड़े, आप समझ जाओ कि हाँ ये हमारा रूट नोड है। नेक्स्ट अगर बात करें बाकी नोड्स, तो नोट्स की डिफिनीशन आई थिंक समझ ही होगी आपकी, बाकी नोट्स क्या हैं। बाकी अगर नोट्स हैं तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे बी भी नोड्स है, सी भी नोड है एंड डी भी नोड है एंड ई भी नोड है एंड एफ भी नोड है, ठीक है। तो बाकी नोड्स रूट नोड को छोड़ के बाकी नोड्स हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर द एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ ट्री कंटेनिंग डेटा एंड लिंक्स टू इट्स चिल्ड्रेन। तो ये दो पार्ट रखेंगे। सबसे पहला चीज़ रखेंगे अपने अंदर डेटा को स्टोर कर रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया बट फिर भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, और अपने चिल्ड्रेन की लिंकिंग को या लिंक्स को स्टोर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है लिंक्स ऑफ इट्स चाइल्ड या चिल्ड्रन बोले, ठीक है, लिंक्स ऑफ इट्स चाइल्ड। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो बी में डेटा सपोज 5 रखा है तो 5 होगा, साथ ही साथ में डी और ई की लिंक्स भी स्टोर होंगी यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नोड के अंदर होता क्या है। नोड के अंदर डेटा पार्ट होता है, साथ ही साथ में अपने चाइल्ड्स की लिंक भी होती है। अब अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें दैट इज़ एज। तो एज हम लोग यहाँ पे अगर एज की बात करें तो एज में एक्चुअली जो दो नोड्स के बीच का कनेक्शन है वही हमारा एज होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर देखो तो जैसे सी को ले लो, तो सी और एफ को ले लो, ये दो हमारे नोड्स हैं, इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है इसी को हम लोग एज बोलेंगे यहाँ पे। देखो अब एज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दो नोड्स को कनेक्ट करती है। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ गए, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद और भी टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट होता है, पेरेंट। तो पेरेंट नोड एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डी है तो ये डी जो है उसका पेरेंट बी है और ई का पेरेंट बी है। अब
पेरेंट मीन्स नोट दैट हैज चाइल्ड नोट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल बी के 2 चाइल्ड हैं तो ये खुद पेरेंट हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है। ए अगर ए के 2 बी और सी चाइल्ड हैं तो ए पेरेंट हो जाएगा। अब सी के एफ चाइल्ड है तो सी पेरेंट हो जाएगा। मतलब नॉर्मल जिंदगी में आप सोचो कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप पापा बन गए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि किसी भी नोट्स के अगर पेरेंट है या किसी नोट्स के अगर चाइल्ड है तो खुद पेरेंट बन जाएगा। सेम चाइल्ड नोट के लिए भी है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड नोट के लिए कुछ अलग नहीं है। चाइल्ड नोट के लिए भी वही है कि अगर किसी नोट का कोई पेरेंट है तो वो खुद चाइल्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोड, ऐसे नोड जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी नोड से, जैसे फॉर एग्जांपल बी से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी का डी चाइल्ड हुआ, बी से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी का ई चाइल्ड हुआ। अब यहाँ पे ए की बात करें तो ए से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी ए का चाइल्ड हुआ, ए से सी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सी ए का चाइल्ड हुआ। तो ये सारे चाइल्ड होते हैं। आप नॉर्मली अगर आप इसको रियल लाइफ से जोड़ के समझोगे तो ये बहुत ईजी होगा। आप रियल लाइफ से जोड़ के समझोगे तो बहुत आसान होगा। अदरवाइज अगर आप थ्योरी की तरह पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसी तरह हमारे पास और भी टर्म्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म है हमारे पास लीफ नोट्स। लीफ नोट्स, अब ये लीफ नोट्स एग्जैक्टली ऐसे नोट्स होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है। लीफ नोट्स विद या नोट्स विद द नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड लीफ नोट। इनको हम लोग टर्मिनल नोट्स भी बोलते हैं, मतलब लास्ट ये टर्मिनल है। जैसे बोलते हैं टर्मिनल रेलवे स्टेशन होता है ना, वहाँ ट्रेन आएगी तो वहाँ से कहीं जाएगी नहीं, वहीं पे ख़त्म, ठीक है, टर्मिनल। तो यहाँ भी कोई भी चाइल्ड नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो, डी को देखो, ई को देखो, एफ को देखो, ये सारे आपके पूरे ट्री के लास्ट नोड हैं, पत्तियाँ हैं बेसिकली। तो इन्हीं को हम बोलेंगे लीफ नोट्स हैं। और इनके कोई भी चिल्ड्रन भी नहीं है तो इसीलिए इनको हम लोग लीफ नोट्स बोलते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल नोड्स भी होते हैं। इंटरनल नोड्स मतलब अंदर वाले नोड्स, ठीक है, लीफ नोड को छोड़ दें, जिसके पेरेंट भी हैं और चाइल्ड भी हैं, वो लीफ नोड्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास हाइट होता है, हाइट ऑफ द ट्री का हाइट, और या लेवल भी होता है। तो लेवल और ट्री दोनों हाइट और दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट, तो हाइट मीन्स कि हाइट इज बेसिकली लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द लीफ। मतलब सपोज ये लीफ है तो कितने एजेस आप ट्रेवल करके आए हो इस लीफ तक रूट से। अगर आप यहाँ से चलोगे तो 1 एज एंड 2 एज, तो इस पूरे ट्री की हाइट 2 हो जाएगी। इसी तरह मान लो फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट पाथ लेना होता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोड हमारे पास और है, तो अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। मतलब लॉन्गेस्ट पाथ हमें देखना है, तो अब हम जी तक पहुँचेंगे तो 1 2 3, मतलब अब इसकी हाइट 3 हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट पाथ मतलब लंबा पाथ चाहिए हमें लीफ तक पहुंचने के लिए फ्रॉम द रूट, समझ गए। तो जितने एजेस कनेक्ट कर रही हैं लॉन्गेस्ट पाथ में आ रही हैं वो सारी मिला के हमारी बन जाएंगी हाइट ऑफ द ट्री, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द लीफ। अब इस केस में ये वाला लीफ है हमारा लास्ट। अब लॉन्गेस्ट पाथ समझ गए आप। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसे भी देख सकते हो, हाइट 0 से स्टार्ट करो तो 0 1 2 3। तो बेसिकली हम एजेस को काउंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइट आप जब भी नोटिस कर रहे हो तो आप यहाँ पे एजेस पे ध्यान दोगे, ठीक है। कितने एजेस आ रहे हैं फ्रॉम रूट टू द लॉन्गेस्ट लीफ, लॉन्गेस्ट पाथ या लास्ट लीफ तक जाने के लिए, ये हमारी हाइट होती है। लेवल बेसिकली होता है, जैसे ये होता है, ये लेवल 1 हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो ये लेवल 1 पे है, ये लेवल 2 पे है, एंड ये लेवल 3 पे, एंड देन ये लेवल 4 पे। ये होता है हमारा लेवल। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना हूँ। इसी तरह हमारे पास सब ट्री होता है, क्योंकि ट्री है दैट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सब ट्रीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पूरे को एज अ होल देख रहे हैं तो ये एक ट्री है, बट एज अ पार्ट देखें ये तो ये एक सब ट्री है, ठीक है, ये एक सब ट्री है। फिर इसको भी देखें तो ये भी एक सब ट्री है। फिर ऐसा करके बहुत सारे सब ट्री का कॉम्बिनेशन मिला के फिर एक हमारा बड़ा सा ट्री बनता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अ ट्री फाउंड बाय एनी नोट्स एंड इट्स डिसेंडेंट इज कॉल्ड सब ट्री। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के लिए देखो कि हमारा जो बी है इसके नीचे कुछ नोट्स हैं एंड यही मिलके हमारा सब ट्री बन जाएगा। किसका सब ट्री? इस पूरे ट्री का ये सब ट्री, मतलब ट्री के अंदर जो ट्री बन रहा है दैट इज कॉल्ड सब ट्री। तो ये सारे कुछ हमारे डेफिनेशंस हैं। लेवल मैंने समझा दिया कि लेवल क्या होता है। लेवल भी आप यहाँ लिख दो। लेवल इज एक्चुअली नोड एट द सेम डेप्थ आर सेट टू बी एट सेम लेवल, मतलब जो सेम डेप्थ में है। जैसे ये ए है एक लेवल पे है, बी और सी एक लेवल पे है, ठीक है, 2 ये 2 मतलब हमेशा लेवल 1 से स्टार्ट होगा। एंड डी ई एफ जो है वो एक लेवल पे है 3, एच 4th लेवल पे। मतलब अगर सेम डेप्थ पे नोट्स हैं तो उनको हम बोलेंगे कि ये नोट्स या सेम डेप्थ में है तो उनको बोलेंगे उनका लेवल सेम है। अब जैसे बी हमने यहाँ पे देखा, बी और सी आर एट लेवल 1,
तो यहाँ पे आई थिंक लेवल आई थिंक 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, यस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसा बोल सकते हैं, DEF एक लेवल पे है, ठीक है। ओके, डिग्री भी होती है। डिग्री मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर नोट्स एज, फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ ए इज़ 2। अब डिग्री मतलब कि अब एक कोई पेरेंट है या कोई नोड है, वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके पास हैं। जैसे ए की डिग्री, इसके बाद 2 चिल्ड्रन है तो 2 हो जाएगी इसकी डिग्री। यहाँ पे एफ की डिग्री 1 चिल्ड्रन है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। सी की भी डिग्री 1 है, बी की डिग्री 2 है। तो डिग्री मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड हैव। तो डिग्री भी आई थिंक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको इससे क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। पाथ तो समझ गए, एक नोड से 2 नोड तक जितने एजेस आएंगे वो हमारे पाथ होंगे, ठीक है। पाथ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो कितने एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में कितने नोड्स आ रहे हैं, कितने एजेस आ रहे हैं, उन्हीं को हम पाथ बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए से जी तक जाने में 1 2 एंड 3 एजेस लग रही हैं और सी एंड एफ हमारे सीक्वेंस नोड्स हैं इस पाथ में। इसी तरह एंसेस्टर्स होते हैं। एंसेस्टर्स मतलब एनी नोड्स अलोंग द पाथ फ्रॉम नोड टू द रूट। अब एंसेस्टर समझते हैं, एंसेस्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंसेस्टर्स मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल जी का एंसेस्टर्स निकालना है तो जी से हम रूट नोड तक कैसे पहुंच सकते हैं। जितने नोड्स रूट तक पहुंचने में रास्ते में पड़ेंगे वो सारे इसके एंसेस्टर्स हैं। जैसे जी से अगर स्टार्ट करें तो रूट नोड तक चलेंगे तो यहाँ से सबसे पहले एफ पे जाएंगे तो एफ इसका एंसेस्टर है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो सी भी पड़ेगा तो सी भी इसका एंसेस्टर है। फिर ए, तब हमारा रूट नोड मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम जी की बात करें तो जी के एंसेस्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एफ एंड सी, ये दोनों एंसेस्टर्स हैं। अगर ई की बात करें तो ई से हम चलते हैं, रूट नोड तक पहुंचने में जितने नोड्स पढ़ेंगे सारे एंसेस्टर्स होंगे। तो जैसे ई से चलेंगे तो बी पड़ेगा तो बी एंसेस्टर है और फिर रूट नोड आ जाएगा तो ई का बी एंसेस्टर है। तो समझ गए ना, एंसेस्टर मीन्स एनी नोड, मतलब एंसेस्टर मतलब एनी नोड अलोंग द पाथ फ्रॉम नोड टू रूट नोड। तो जैसे मान लो जी है तो फ्रॉम द नोड जहाँ से आप देख रहे हो जिस नोड से, और टू द रूट, उस पाथ में जितने भी नोड्स पढ़ेंगे वो सारे उस नोड के एंसेस्टर्स होंगे। इसी तरह हमारे पास डिसेंडेंट्स भी होते हैं। डिसेंडेंट्स इज बेसिकली एनी नोड्स रीचेबल फ्रॉम द नोड। तो डिसेंडेंट भी इंपॉर्टेंट है, हाँ डिसेंडेंट भी समझना ज़रूरी है। डिसेंडेंट मतलब उस नोड से कितने नोड रीचेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल सी, तो सी से एफ भी रीचेबल है, जी भी रीचेबल है, तो एफ और जी इसके डिसेंडेंट हुए। एंड जैसे बी है तो बी से डी भी रीचेबल है, ई भी रीचेबल है, तो डी और ई इसके डिसेंडेंट होंगे। तो एनी नोड रीचेबल फ्रॉम द नोड इज एक्चुअली डिसेंडेंट नोड्स फ्रॉम दैट नोड या ऑफ दैट नोड। अब फॉर एग्जांपल अगर डी का डिसेंडेंट हम लोग लेते हैं या बी का डिसेंडेंट हम लोग लेते हैं तो इन दिस केस हमारे पास बी का डिसेंडेंट डी आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हाँ बी का डिसेंडेंट डी है एंड ई है, 2 डिसेंडेंट है। अगर ए का डिसेंडेंट तो ऑब्वियस बात बी भी है डी भी है। ए से हम बी पे भी जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं, ई पे भी जा सकते हैं, एंड ए से हम सी पे भी जा सकते हैं, ई एफ पे भी जा सकते हैं एंड जी पे जा सकते हैं। तो ए का तो सारे डिसेंडेंट है, ट्री रूट नोड का तो सारे डिसेंडेंट होते हैं। तो ये सारे हमारे टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और एक बार और समझ लेते हैं। हाँ, रूट नोड जो हमारे ट्री का सबसे टॉप नोड होगा। जो नॉर्मल नोड्स होते हैं वो तो नॉर्मल नोड्स हैं जिसके पास डेटा होता है, लिंक्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन होते हैं। एजेस मतलब जो नोड 2 नोड्स को कनेक्ट कर रहे हो। पेरेंट्स ऑब्वियस बात किसी चाइल्ड का या ऐसे नोड जिसके चाइल्ड्स हो वो पेरेंट बन जाता है। चाइल्ड नोड मतलब ऐसे नोड्स जो किसी नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। लीफ नोड ऐसे नोड जिसके कोई चाइल्ड ना हो, उनको टर्मिनल नोड्स भी होते हैं। हाइट क्या होती है नोड की, हाइट होती है कि रूट से लेके और लीफ तक पहुंचने तक जितना लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसमें जितने एजेस होंगे वो हमारी हाइट हो जाएंगे। लेवल इज़ बेसिकली, लेवल को ऐसे समझ सकते हैं कि रूट नोड एक फर्स्ट लेवल पे होता है, फिर बाकी नोड्स हमारे सेकंड थर्ड ऐसे लेवल्स पे आते हैं। अगर कोई भी नोड सेम डेप्थ पे है मतलब एक साथ हैं तो वो सेम लेवल पे होंगे। एंसेस्टर्स ऐसे नोड्स या उस नोड से रूट तक जाने के पाथ में जितने भी नोड्स पढ़ेंगे वो सारे एंसेस्टर्स होते हैं। डिसेंडेंट्स नोड्स मतलब जिस नोड से या नोड से जितने भी नोड रीचेबल हैं वो सारे डिसेंडेंट्स होते हैं। डिग्री मीन्स किसी पेरेंट के जितने चाइल्ड्स हैं वो उतनी ही उसकी डिग्री होगी। पाथ तो आप समझ गए पाथ क्या होता है, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी मिल सकते हैं आपको, तो हम लोग जैसे मिलेंगे हम लोग समझते जाएंगे। बट आई थिंक 3-4 चीज़ समझ गए। ट्री क्या होती है, ट्री क्या होती है,
रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज आप इस वीडियो से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्री के बारे में और देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्री, बाइनरी ट्री, कोड करेंगे रियल लाइफ में कि एक्चुअली कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं एक्सेस किया तो मैं रिकमेंड करूँगा इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिए, ऐसी वीडियोज़ को आप यहाँ पे देख पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।